हेलो एवरीवन। गाइज, मेरा नाम लखन सैनी, वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। गाइज, पिछली वीडियो में हमने पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति की जो परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से दो प्रकार की परिकल्पनाओं का अध्ययन किया था। एक तो थी अद्वैतवादी परिकल्पना और दूसरी थी द्वैतवादी परिकल्पना। देखिए, अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत हमने कार्तेय बफन, इमैनुअल कांट और लाप्लास महोदय द्वारा जो परिकल्पनाएं दी गई थी उनके बारे में अध्ययन किया था। जबकि द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत हमने चेम्बरलिन, जेम्स जीन्स व जेफरीज और रसेल महोदय द्वारा प्रतिपादित की गई परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन किया था। और गाइज, आज की इस वीडियो में भी हम सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। गाइज, आज जिन परिकल्पनाओं के बारे में हम जानने वाले हैं वो परिकल्पनाएं पिछली परिकल्पनाओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइज ये जो परिकल्पनाएं हैं ये गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है और साथ साथ हम सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हल करने वाली है। तो गाइज, शुरू करते हैं। लेकिन गाइज, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम जान लेते हैं होयल व लिटिलटन महोदय की परिकल्पना को। देखिए, होयल व लिटिलटन ने 1939 में यानी कि 1939 में एक परिकल्पना प्रतिपादित की जो न्यूक्लियर फिजिक्स पर आधारित थी। होयल व लिटिलटन महोदय की जो परिकल्पना है वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर आधारित है। होयल महोदय ने बताया कि आदिकाल में जहाँ पर आज हमारा सौरमंडल विद्यमान है उस स्थान पर दो तारे विद्यमान थे। एक तो था हमारा सूर्य और दूसरा था इसका साथी तारा। देखिए, जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। होयल ने बताया कि जो तारे होते हैं वो ब्रह्मांड में फैली हुई विरल गैस राशि को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और उसको ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रकार वो विरल गैस राशि को आकर्षित करके उसको ग्रहण करके अपने आकार में और अपने तापमान में वृद्धि करते रहते हैं। इसी प्रकार हमारा सूर्य भी अपने तापक्रम में और अपने आकार में वृद्धि कर रहा था। जबकि जो साथी तारा था ये अपनी विकिरण को कायम रखने के लिए, अपनी विकिरण को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर रहा था। जो साथी तारा था वो अपनी विकिरण को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर रहा था। इस प्रकार क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब इस तारे की हाइड्रोजन गैस का भंडार समाप्त हो जाता है। हाइड्रोजन का भंडार समाप्त हो जाता है। उस समय इस तारे में न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये जो साथी तारा था उस जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस का भंडार समाप्त होता है तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन वही प्रोसेस होती है जो परमाणु बम को विस्फोटित करने में, परमाणु बम को ब्लास्ट करने में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार जो ये साथी तारा था ये ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, जैसे ही ये तारा ब्लास्ट होता है तो इसका जो न्यूक्लियस भाग था, ये जो साथी तारे का जो न्यूक्लियस भाग था यानी कि इसका जो केंद्रीय भाग था वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाता है। जबकि इस तारे के जो असंख्य डस्ट के पार्टिकल हैं, असंख्य जो गैस के कण हैं वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में ही बने रहते हैं और आगे चलकर वो सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन पार्टिकल्स में घनीभवन होता है त्यों त्यों ये पार्टिकल्स बड़े आकार के होते जाते हैं और इन बड़े आकार के पार्टिकल से ही ग्रहों का निर्माण होता है और आगे चलकर इस प्रकार हमारे सौरमंडल का निर्माण पूरा होता है। गाइज, अब हम जान लेते हैं ओटो शिंड महोदय की अंतरतारक धूलि परिकल्पना को, जिसे हम इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, 1943 में यानी कि 1943 में ओटो शिंड ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे हम इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस परिकल्पना के माध्यम से ओटो शिंड ने हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से जुड़ी जो समस्याएं थी
चाहे वो गणितीय नियमों की समस्या हो या फिर भौतिकी के नियमों की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। देखिए, ऑटो सिमट की परिकल्पना से पहले हमारे सामने मुख्य रूप से 3 समस्याएं थी, जिसमें पहली थी ग्रहों के मध्य असमान कोणीय आवेग की समस्या। ग्रहों के मध्य कोणीय आवेग में अंतर की समस्या। दूसरी समस्या थी ग्रहों की संरचना में अंतर। और तीसरी समस्या थी ग्रहों के मध्य असमान दूरी। इस प्रकार ओटो सिम ने अपनी परिकल्पना के माध्यम से इन सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। ओटो सिम ने माना कि प्राचीन काल में, आदि काल में हमारे इस ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में धूल के कण और गैस के कण उपस्थित थे। जब हमारा सूर्य इस आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था तो वो अत्यधिक धूल के कणों और गैस के कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। देखिए, इन कणों में गैस के कणों की मात्रा कम थी जबकि धूल के कणों की मात्रा अधिक थी। इस कारण से सबसे पहले धूल के कणों में घनीभवन शुरू हो जाता है। इस प्रकार हमारे सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो कई चरणों में पूरी होती है। देखिए, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति जो है वो इस प्रकार कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है, धूल के कणों में घनीभवन शुरू होता है। देखिए, घनीभवन से तात्पर्य है कि कई कण मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। संगठित होकर के वो एक बड़े कण का निर्माण करते हैं जिसे हम घनीभवन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इस घनीभवन के पश्चात कई सारे एस्टेरॉयड का निर्माण होता है। इन घनीभवन के पश्चात में कई सारे एस्टेरॉयड का निर्माण होता है। और इन एस्टेरॉयड से ही जब ये एस्टेरॉयड अपने आसपास के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, इसके बाद एक बड़े पिंड का निर्माण होता है। और इसके बाद में देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ये धूल के कण थे, धूल के कणों में घनीभवन शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, धूल के कणों में घनीभवन शुरू हो जाता है। घनीभवन से तात्पर्य है कि कई सारे धूल के कण संगठित होकर एक नए कण का निर्माण करते हैं। कई सारे धूल के कण मिलकर के संगठित होकर के एक नए बड़े कण का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन कणों से, इन बड़े संगठित कणों से एस्टेरॉयड का निर्माण होता है। घनीभवन से क्या होता है, एस्टेरॉयड का निर्माण होता है। और इस प्रकार आगे चलकर ये जो एस्टेरॉयड है ये और अधिक धूल के कणों और गैस के कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और एक बड़े पिंड के रूप में बदल जाते हैं। और इन पिंडों से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। एस्टेरॉयड से बड़े ग्रहों की उत्पत्ति होती है। देखिए,
ये जो एस्टेरॉयड थे इनसे ग्रहों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद भी हमारे जो ये ग्रह थे, इन ग्रहों के आसपास में कुछ मैटर, कुछ पदार्थ बचा रह जाता है और उस पदार्थ के घनीभवन से उनके उपग्रहों का निर्माण होता है और इस प्रकार हमारे सौरमंडल का निर्माण पूरा होता है। गाइज आज के लिए इतना ही। इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।